देर में हूँ। अच्छा, नहाया देर में, सही है। ये गंगा जल है, जेल नहीं है, गंगा जल है। खवातीन हज़रात, कराची टी हाउस में फराज दरवेश, शारिक महमूद, सबात अशरफ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस हफ्ते की जो चीजें हैं उसको जरा जो कुछ न्यूज जो हैं उसको कवर करते चले। समय पहले तो पीडीएम के देख रहे हैं आप जो मौलाना साहब के साथ हो रहा है और पीपल्स पार्टी और पीडीएम लग रहा है अब वो मुत्तहद नहीं हैं। इसके लिए अगर आपको हमारे मजीद जो दूसरे शोज हैं नए दौर पे वो देखने जरूर देखिए, उसमें आपको इस तरह की जो इनसाइट है वो मिलेगी। उसके बाद हम जो एक अहम चीज जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, जिसको सुन के देखकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन बहरहाल मैंने उन साहब को जिन्होंने भी मुझे एक स्टोरी सुनाई उनको तसल्ली दी। अब मैं कुछ कह नहीं सकता था। वो ये था कि कोरोना का फेक सर्टिफिकेट, एक साहब कोरोना का फेक सर्टिफिकेट लेकर पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए वो, और यहाँ पर उनको कोरोना एग्जैक्ट ने नहीं दिया, लोगों को क्लियर करना है, लोग गलत ना समझना, एग्जैक्ट ने नहीं दिया वो। हाँ, एग्जैक्ट ने नहीं दिया है। आप बिल्कुल जो है ये मत समझें कि एग्जैक्ट ने दिया था वो। तो कोरोना के जाली सर्टिफिकेट बिक रहे हैं, यानी एक साहब अमेरिका पहुंच गए कोरोना के जाली सर्टिफिकेट पे, और उसके बाद जो है मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने जो है जहां जिस एयरलाइन से आए उस एयरलाइन में कितनों को फैलाया, एयरपोर्ट पे कितने लोगों को फैलाया, जिना कराची टर्मिनल पे कितने लोगों को फैलाया, क्या कह सकता हूँ मैं। इस बारे में मेरी भी एक राय है, वो आप मुझसे जो है जब चाहें तो पूछें। हाँ, लेकिन कहना क्या मैंने हाल में सफर किया। जो अभी कुछ दिन पहले जो यूएई ने जो बैन लगाया उसके ऊपर जो मुअव्विन खुसूसी हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब, उनका कहना ये था कि जी इसलिए उन्होंने बैन लगाया है यूएई ने कि हम लोग जाली सर्टिफिकेट पे लोग वहां पर भी पकड़े गए कि यहाँ से घुसे निकले कोरोना नहीं है, वहां पर लैंड किया टेस्ट हुआ कोरोना निकला। तो एक मिसाल का तो मैं खुद गवाह हूं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब इस पे हम क्या कहें कि आप अगर इस वक्त लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, तो ये सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। और इसके ऊपर अभी हम थोड़ी सी और जो है लोगों से भी राय लेंगे, और हमारे साथ एक बड़े अहम गेस्ट आज मौजूद हैं जिनको सुन के आपको वाकई मजा आएगा। और उसके बाद परवीन शाकिर साहबा की बरसी गुजरी इस हफ्ते, और उसके बाद जो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे दोस्त सैयद अली रजा आब्दी की, यानी कि एमक्यूएम के जो एमएनए थे, उनकी बरसी गुजरी। और मेरा उनसे ताल्लुक था, इतना गहरा नहीं था, लेकिन जो शारिक महमूद हैं इनका बहुत गहरा ताल्लुक था उनसे। तो शारिक भाई, आपका अली रजा आब्दी के साथ बहुत उठना बैठना रहा। अली रजा आब्दी ट्विटर पे बड़े बहुत एक्टिव हुआ करते थे और अक़लियतों के लिए आवाज उठाया करते थे। एक रोशन ख्याल चेहरा था वो, रोशन जहन के आदमी थे। क्या समझते हैं सर आप? सर, एक होता है कि एक अच्छा आदमी, एक बेहतर आदमी, एक बेहतर पॉलिटिशियन, बहुत सारे लफ्ज़ हैं उसके लिए, लेकिन बीइंग अ फ्रेंड, मैं उसके बारे में ये कहूँगा कि मेरी उसकी पॉलिटिकल कनेक्शन से ज़्यादा हमारा प्री पॉलिटिकल, जब वो पॉलिटिक्स में नहीं भी एक्टिव हुए थे उससे पहले का ताल्लुक था। व्हाट अ वंडरफुल पर्सन, बहुत ही कोई बेहतरीन इंसान, एक विजनरी। और ये उन लोगों में से ये समझ लें कि जिन्हें मैं कहता हूँ कि कराची को प्लान करके उन लोगों से साफ किया गया है, फारिग किया गया, खाली किया गया है, जो आगे जाके कोई दिमाग बन सकते थे या आगे जाके हमारी यंगर जनरेशन को कुछ दिखा सकते हैं। अली रज़ा आब्दी वो थे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वैसे अली रज़ा आब्दी का थ्रू आउट कनेक्शन रहा, एमक्यूएम के बड़े फिदायीन में से थे, बड़े दिल जिगरे से एमक्यूएम के साथी थे और ओरिजिनल वाला जो एमक्यूएम का कॉन्सेप्ट था उसके फेवर में थे। लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ उसके फेवर में 10 लोग और भी थे और उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो पूरी एमक्यूएम को मुत्तहद करने की भी बात करते थे। लेकिन जब साफ किया जाता है तो वो आदमी साफ किया जाता है जो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। ये एक उसकी कमाल बात है, और इतनी कमाल बात है कि आप किसी भी मतलब वो जो उनका एक बिरयानी ऑफ द सीज के नाम से उनका रेस्टोरेंट था, और जो उनका ऑफिस भी था और उनकी बैठक भी थी, और वो पीआर भी सारी वहीं करते थे। तो और उधर हाँ, वो लंगर खुला हुआ होता था। इस तरह से सोचें आप, हर वक्त मतलब जो भी आ जाए मोस्ट वेलकम, डिफरेंट पार्टियों के लोग आते थे। वहां पर जो है आप हमारे पूरी जो जरा हटके की टीम है वो बैठी होती थी, वसतुल्लाह खान साहब, मुबशिर जैदी साहब, जर्रार कुड़ो साहब और दीगर बहुत सारे लोग, और वो जो शाहजेब खानजादे की टीम है वो भी वहां बैठी होती थी। और एक लेट नाइट पे की एक बड़ी अच्छी, यानी कि समझे कि जो कराची टी हाउस जिस पे हम बैठे हुए, ये हमने वहीं से उठाया था। यानी कि उनके रेस्टोरेंट में जब हम बैठते थे तो हमने यही था कि यार ये रात की अच्छी बैठक होती है, सियासत डिस्कस होती है, पॉलिटिक्स, पूरे जो पाकिस्तान के मामलात हैं, सियासत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर बात होती थी। तो हमने कहा, सोचा ये था कि यार ये अली रजा आब्दी का जो रेस्टोरेंट था उसका एक वर्चुअल वर्जन जो है वो फिर हमने ये
कराची टी हाउस के नाम से फिर हमने यहाँ पर स्टार्ट किया। और मैं एक छोटा-सा वाकया कि अली रज़ा अपनी से मेरी पहली मुलाकात थी, तो मैं बैठा हुआ था शारिक महमूद के साथ और हम लोग उनके रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, बाहर टेबलें लगी हुई थी। तो मैंने कहा भई कब आएँगे? तो एक गाड़ी आई और वो गाड़ी आके रेस्टोरेंट से बहुत दूर कहीं चली गई। अच्छा, उनके रेस्टोरेंट से थोड़ा आगे जो है काफ़ी सुनसान सा एरिया था, मतलब कि इतनी ज़्यादा वहाँ पर रश नहीं होता था और ये कोई रात का वो तकरीबन 11:30-12 बजे हुए थे। तो मैंने देखा शारिक भाई ने मुझे कहा कि भाई अली आ गया है, तो बस अब कुछ देर में तुम्हारी अली से मुलाकात हो जाएगी। तो मैंने देखा कि अली रज़ा आप जी वहाँ दूर गाड़ी पार्क करके वहाँ से नॉर्मल से चलते हुए आ रहे हैं और एक जैसे कोई आम सा आदमी। तो मैंने उस वक़्त शारिक भाई से ये बात की थी, सर ये ट्विटर पे जितने एक्टिव हैं, ये एमएनए हैं, इनकी जो एसोसिएशंस हैं और ये जितनी कराची के हालात खराब चल रहे हैं, ये विदाउट एनी गार्ड इतनी दूर गाड़ी पार्क करके पैदल चले आ रहे हैं। तो उसपे शारिक भाई का कहना ये था कि भाई ये बड़ा सादा-सा अवामी आदमी है कि अवाम में भी ऐसे ही उतर जाता है। और शायद यही जो नेग्लिजेंस थी, क्या कह सकते हैं? कहते हैं कि जो वक़्त जिसका आ गया हो, यही इसका शायद सबब बनी। लेकिन बहरहाल मैं एक बात बहुत अच्छी कहता हूँ कि ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जिस भी वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो उससे मिला, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, एंटी आपसे एग्री ना करता हो, आपसे इख्तिलाफात हो, दस एज अ पर्सन हर आदमी रो रहा था यार वहाँ पे सही बात। इतना इस पे मतलब लोगों में जी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, मेरी क्योंकि उस दौरान मैं पाकिस्तान नहीं गया जब वो एक्टिव थे, तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो हम यहाँ से नज़र रखते हैं ऑनलाइन वगैरह, उसमें मुझे हैरत इस बात की हुई थी जब उनका इंतकाल हुआ है उसके बाद, कि किस रेंज के लोगों ने उनको, जिसको कहते हैं ना, ताज़ियत की या दुख का इजहार किया। मतलब एक एक्टिविस्ट हमारे जिनका मैं सिर्फ इस्लामाबाद या नेशनल लेवल पे यंग एक्टिविस्ट हैं, नाम इस वक्त मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी जिक्र किया कि यार ये यारों का यार था, इसने बड़ी मेहनत की। मुझे पता ही नहीं था कि ये बंदा भाई कराची भी कभी गया है, लेकिन उसकी भी तारीफ ये थी कि उसने मेरी मदद की। तो वो जो एक रेंज और असर की आप बात कर रहे हैं ना, वो थी। और फिर जो शारिक भाई ने कहा कि जब सफाया किया जाता है, जो आप कह रहे हैं अच्छे लोगों का सफाया किया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा ये भी आप भी सोचना चाहिए कि मौसर लोगों का सफाया किया, जिनकी कोई सर ये मेरा एतराज है, मुझे तकलीफ भी है, ये दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, अब इसमें देखें ना, आप उसको तकलीफ कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई वाकई हम उस तरह से सोच रहे हैं कि सफाया कर रहा है, तो वो उसी का करेगा ना जो उसको नुकसान पहुंचा सके, जो पुशबैक कर सके, या आपको फायदा पहुंचा दे, यूं कह लें, उसको नुकसान नहीं, आपको जो फायदा पहुंचा रहा है। तो तकलीफ ये नहीं है, वही बात आपका फायदा पहुंचना भी तकलीफ है। वही बात है ना, जो कराची के हवाले से हम यहाँ कराची की बात करें, तो कराची के हवाले से जो एक मामला है कि कराची में चीजों को ठंडा रखा जाए, कराची उठ के नहीं बैठ जाए ना, वो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि वो डिस्कशन लॉयर्स मूवमेंट के दौरान लोग कहते थे यार कराची क्यों चुप बैठा है, कराची क्यों चुप बैठा है। मैं ये कहता था कि देख, कराची का मामला है, कराची ने ऐसे बहुत सारे मूवमेंट देखे, मतलब अयूब के जमाने से आज तक हर मूवमेंट में कराची रहा। और बल्कि आपको लम्हा फिक्रिया है कि अगर कराची आपके साथ नहीं है तो आप सोचेंगे क्यों नहीं है, और उस दिन का इंतजार करें जब कराची भी उठ के बैठ जाए, फिर मूवमेंट कोई जाने वाली है, फिर उसको मूवमेंट कहते हुए अच्छा भी लगेगा आपको। अच्छा, मैं जो अहम शख्सियत है उनका तारुफ कराने से पहले मुझे जो मैसेज आ रहे हैं और जो लिखा भी जा रहा है, और हम चाहते हैं कि हम अपने ऑडियंस का जो सवालात हैं उसको हम लें, ऑडियंस के सवालात। जो कहा जा रहा है कि जी एक बलोच एक्टिविस्ट की शहादत हुई है, उनका कत्ल हुआ है, करीमा बलोच का, उस पे आप कुछ बात करें। तो उस पे कोई ऐसी चीज निकल के नहीं है, बहुत दुख के साथ हम कहना पड़ता है कि उनकी शहादत हुई, उनको कत्ल किया गया। बहुत, अगर कत्ल हुआ है तो, लेकिन अभी तक ये कुछ निकल के सामने नहीं आ रहा, क्योंकि जो कनाडा की अथॉरिटीज ने, पुलिस है, उसकी हम उसी पे बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि वही अथॉरिटी है वहां पर जहां पर उनका कत्ल हुआ है। उन्होंने कोई ऐसे कत्ल की बात अभी नहीं की है। उन्होंने कहा ये शायद सुसाइड है, शायद खुदकुशी है। तो उसके बारे में कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, जब कुछ चीजें निकल के आएंगी तो हम जरूर बात करेंगे। और आज मैं जिन शख्सियत का तारुफ कराने जा रहा हूँ, इनसे मेरी बड़ा गहरा ताल्लुक है, बहुत करीबी ताल्लुक है। मैं अपने उस्तादों में से भी इनको मानता हूँ, लेकिन इनकी जो अहम जो चीज है कि बहुत ही दरवेश आदमी है। मैंने तो अपने नाम के सामने दरवेश लगाया हुआ है, लेकिन वाकई दरवेश है। और दुनिया के मेरे ख्याल से 100 से ज्यादा ममालिक से तो ये मेरे हिसाब से ये ट्रैवल कर चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि जी एयरपोर्ट का ट्रांजिट होता है जिस तरह हमारा अक्सर होता है कि जी एयरपोर्ट का ट्रांजिट, नहीं, ये उस जगहों पर बाय रोड जाने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि पीआईए के मुलाजिम ना होते हुए घूम चुके हैं, ये बताएं। बिल्कुल, पीआईए के मुलाजिम ना होते हुए घूम चुके हैं। और या फिर मुलाजिम के भतीजे या बेटे, मतलब
बेटे भांजे भतीजा कुछ होने हुए बगैर घूम चुके हैं अपने पैसों बगैर से घूम चुके हैं। शौक से। बिल्कुल, सरकार ये इस वक़्त साउथ अमेरिका के ममालिक में बाय रोड गए, अमेरिका से बाय रोड मेक्सिको, फिर वहाँ से आगे साउथ अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक ये खुद बताएँगे, फिर रशिया, फिर यूरोप पूरा का पूरा, फिर कराची से बाय रोड चीन गए ये, फिर वहाँ से चीन से फिर ये थाईलैंड भी पहुँच गए शायद बाय रोड, जो खुद ये बताएँगे। फिर उसके बाद जो है मिडल ईस्ट, इन्होंने पूरा मिडल ईस्ट घूमा, यूरोप से ये बाय रोड जॉर्डन पहुँच गए। फिर उसके बाद अज़रबैजान में कोकाफ की पहाड़ियों पे भी ये होकर आ गए। तो और इनकी कई सारी जो ट्रैवल लॉग्स हैं, इनकी किताबें जो हैं ट्रैवल के हवाले से, वो अमेज़न पे और दीगर जगहों पे बिक भी रही हैं, और कई सारी किताबें मुसन्निफ़ हैं ये, ट्रैवल लॉग्स लिख चुके हैं, और साथ में राइटर भी हैं, सियासी तर्जनिगार भी हैं, और मैं जैसे कहा कि बहुत इनसे अच्छा ताल्लुक है, और हमारी टीम का भी हिस्सा रहे हैं ये। अली हसन समंतौर साहब, अली भाई बहुत शुक्रिया सर, आपने आज वक़्त निकाला। आप पूरी दुनिया घूमते-घामते एंड अप पाकिस्तान, तो कराची पहुँच गए आप। सर, कराची जब आप पहुँच गए तो ये जो तब्दीली है, और जब से इमरान खान साहब आए हैं, आप हमेशा यही करते हैं, आप ट्रैवल करते हुए जाते हैं और दुनिया भर में, और फिर आखिर आपका जो स्टॉप होता है, वो कराची या पाकिस्तान होता है, फिर आप पाकिस्तान में भी घूमते हैं। सर, आपने कब्रिस्तान भी पहुँच गए, मैंने आपकी वीडियोज़ देख रहा था, आप कब्रिस्तान भी पहुँच गए, शमशान घाट भी पहुँच गए कराची में। कोरोना पे आपने बहुत रिसर्च की। आपने तब्दीली जो है इमरान खान साहब की, वो कैसी तब्दीली पाई सर आपने? क्या हुआ है? कुछ कुछ दूध की नदियाँ-वदियाँ बह गई हैं? क्या सिलसिला चल रहा है आजकल? नहीं, अभी तक तो जो नदियाँ जो है वो बही नहीं है। मुमकिन है कि उसकी तैयारी हो रही हो और पीछे जो है वो एक बंध हो जिसके पीछे जमा हो रहा हो, और जैसे ही वो बंध को जो है तोड़ा जाए तो शहद और दूध जो है उसकी नहरें बह जाएँ। लेकिन अभी तक कम से कम ऐसा नहीं है। जिस चीज़ पे मुझे इमरान खान से इत्तेफ़ाक है उसकी बात करना ज़रूरी है, और वो ये है कि उन्होंने, इमरान खान की हुकूमत ने कम से कम ये एक अच्छा फ़ैसला किया है दुनिया के दूसरे ममालिक के बरक्स, कि उन्होंने कोरोना की वजह से उस किस्म का लॉकडाउन नहीं किया अंधा, जैसा कि दूसरी जगहों पे हमें देखने में आया। तो वो मेरे लिए खुशाइंद बात थी, क्योंकि मैं भी उन्हीं ख़यालात का हामी हूँ कि भई आप जो है वो कोरोना से लोगों को डराकर भूख और अफ़लास की भट्टियों में ना झोंकें, बल्कि आप जो है वो लोगों अच्छा, को एहतियात करें। हाँ। मतलब अली ये भाई, बहुत कुछ जो है जिस तरह नहीं किया उस तरह ये भी अच्छा काम किया कि आपने उस तरह लॉकडाउन नहीं किया। अग्रीड। अच्छा, अली भाई, ये फेक सर्टिफ़िकेट वगैरह तो आपने तो कहीं से नहीं दस्तियाब थे आपके लिए, मतलब क्या हुआ वो फेक सर्टिफ़िकेट का? मैं आपको बताऊँ कि हो क्या रहा है। ये जो भी एयरलाइन है वो आपको एक फ़हरिस्त देती हैं जो है 2 से 4 जो है जगहों की, जहाँ से आप जो है टेस्ट करवा सकते हैं। अब इसमें मसला ये है फ़राज़, कि वही टेस्ट आप एक लैब से करवाएँ जो कि शायद यहाँ भी है, तो जो है नतीजा मनफ़ी आएगा, दूसरी जगह से कराएँ तो मुस्बत आएगा। तो इसलिए कम से कम मेरा तो कोई ख़ास ईमान इसके ऊपर नहीं था। चुनांचे मैंने ये मालूम किया कि हाल में जो पाकिस्तानी टीम न्यूज़ीलैंड गई, उन्होंने कहाँ से करवाया। उसकी वजह है कि उनका जो भी था वो यहाँ से जब करवाया तो उनका जो है मनफ़ी था, फिर वहाँ जाके किसी का मस्बत निकल आया ये। तो मैंने कहा हमें अच्छा, भी यही यही चाहिए कि भई यहाँ से तो जो मनफ़ी, तो वो मैंने उसी लैब से जाके जो है करवाया, और वो जो है अपना मनफ़ी आया और मैं निकल आया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जो आप कह रहे थे जाली सर्टिफ़िकेट, वो जो सर्टिफिकेट मुझे मिला, वो ज़ाहिर बात है मुझे दिया गया कि मैं एयरलाइन को दूँ, मगर उसके साथ-साथ उसके ऊपर एक कोड था कि अगर आप फ़ोन रख के उसको वेरीफ़ाई करना चाहें, तो सीधा-सीधा वो नहीं होता, वो जो चौकोर, क्यूआर कोड, क्यूआर कोड। क्यूआर हाँ, हाँ, ये क्यूआर कोड जो था, तो क्यूआर कोड उसके ऊपर था। तो चुनांचे इस बात का इम्कान था कि एयरपोर्ट पे जो महकमा सेहत के लोग बैठे हुए थे, अगर वो चाहते या उन्हें शक होता कि क्या ये सर्टिफिकेट जाली है, तो वो अपना फ़ोन क्यूआर कोड पे रख के उस वेबसाइट पे पहुँच के देख लेते। ये कम से कम मैंने देखा ये इस लैब के सिलसिले में। अब क्या जी। बाकी जगहों पे, तो ये मुझे अब हैरत अच्छा, हुई कि कैसे जो है। अब ये आप सर, ये 100 से ज़ायद ममालिक जो घूम चुके हैं, तो 100 से ज़ायद ममालिक घूमने के बाद जब आप पाकिस्तान पहुँचे, तो पाकिस्तान आपको किसके करीब नज़र आता है? फराज, मैं जो है इस बारे में जो है कई दफ़ा लिख भी चुका हूँ मुख्तलिफ किताबों में, कि जो है वो कोशिश मेरी ये होती है, जब चलते हैं आप रोड पे, कि बहुत से लोग आपसे जो है मिलते हैं और वो चाहते हैं कि आपके मुल्क आएँ। मेरी तो कोशिश होती है कि भाई कोई ना आए। मैं सख्त शर्मिंदा हूँ कि जो है किस गड्ढे के अंदर जो है ये पूरा मुल्क है, और सख्त क्योंकि मैं या आप और बहुत सारे लोग, एक अक़लियत ऐसे लोगों की है जो कि उस मुल्क को वहाँ नहीं देखना चाहते जहाँ के वो है। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ जो ज़्यादा तादाद में लोग हैं, उनकी तालीम,
उनका जो है ज़हनी कहना चाहिए उनकी जो भी उठान है वो जो है और मज़हब के साथ जिस तरह से नत्थी है उसकी वजह से वो मुल्क बिल्कुल वही है जहाँ उसको होना चाहिए। और मैं लोगों को मिसाल देता हूँ, फराज के अगर आपको देखना हो कि कोई मुल्क किसी मुल्क के बारे में बहुत जल्दी से, तो आप जो है सिर्फ एक काम करें, और मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि वो एक वाक़या है कि मैं एक जगह पहुंचा एक सफारी में, तो एक ज़राफ़ा था काफ़ी फासले के ऊपर। मैं जिन लोगों के साथ था तो वो उनसे ये बहस होने लगी कि ज़राफ़ा ये आया नर है या मादा। इतनी देर में ज़राफ़े ने जो है दुम हिला दी अपनी, तो हमें नज़र आ गया साफ कि ये नर था ये। चुनांचे अगर आपको देखना हो कि भाई किसी भी मुल्क का कि ये है कितने पानी में, आप जाके चौराहे पे खड़े हो जाइए, वहाँ की ट्रैफिक, वहाँ के लोगों का जो है अंदाज, जरा सी देर में आपको मालूम हो जाएगा कि वो मुल्क कितने पानी में। आप जो है आज जाके देख लीजिए कराची में किसी जगह पे जो तूफान बदतमीजी, आपको मालूम हो जाएगा कि पूरा मुल्क जो है कहाँ जा रहा है। चुनांचे इतना मुश्किल नहीं किसी मुल्क को जानना, लेकिन मैं क्योंकि जाहिर बात नहीं, है कि मैं मैंने समझ गया सर, लेकिन आप जब जाते हैं, आप जब आपने मेक्सिको देखा, आपने बोलीविया देखा, पेरू देखा, आपने मिडिल ईस्ट के जॉर्डन वगैरह सारे ममालिक देखे, तो जब पाकिस्तान में जाते हैं तो क्या क्या महसूस होता है? लगता है कि नहीं, बिल्कुल ये आप पाकिस्तान जो है वो बेहतर थे? नहीं, देखे ना, असल में इन सारे जो जैसे कहते हैं अंग्रेजी में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं, इनका जो इर्तिका है वो कमोबेश एक तरीके से है कि उसमें किस मौके के ऊपर वो जो कॉलोनियल मास्टर्स ने जो कुछ छोड़ा था उससे या तो आप संभाल लेते हैं या उसको आप यकसर तब्दील करके कोई नई चीज लेके आते हैं, वो कब होगा ना वो सिलसिला। तो अभी तो वहां पर उस तनज़ुली का सिलसिला ही चल रहा है कि जो अंग्रेज ने छोड़ा उसको संभालते 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 आपसे नहीं संभाल रहा, अब जाके जो यहाँ पहुंचे। तो मसलन ये कि मैं जो है एक दफा वहां था केनिया में, तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि यार ये जिस तरह की जगह से मैं गुजर रहा हूँ ये तो बिल्कुल जो है पाकिस्तान है, या इसी तरीके से जो है निकारागुआ के अंदर आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है कि जिस तरह का जो है ना वो सिलसिला है वहां पर। तो एक मुल्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो कि नौबादियाती तसल्लुस से निकलने के बाद जो है वो अपनी राह नहीं बना पाए कि उन्हें किस तरीके से आगे जाना। अच्छा, यानी तब्दीली का कोई असर नजर नहीं आया? फराज आप बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहे हैं, आप सब छोड़े। अली ये बताएं, ये आपने कोकाफ का इन्होंने मुझे बताया वहां की कुछ परियों के बारे में, परियों के और बारे में बताया ना कि इकट्ठी 70 मिल जाती है वहां पे कि नहीं, ये सारी बातें बताइए डिटेल्स। ये बात बताया ना कि देखिए जो है ना वो कोकाफ, क्योंकि जो है वो एक जगह पे इस वक्त नहीं है, कोकाफ जो है वो फैला हुआ है। और उसके अलावा एक और बात समझनी चाहिए कि जो यानी हमारे जहन में जो एक तस्वुर है अपना कोकाफ का, या जो है उससे जो लफ्ज है कॉकेशियन, अब वो जो है लोग वहां पर जो रहते हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ लोग हैं उन लोगों के मुकाबले में जो कि जो है यूरोप में रहते हैं। वहां पर जो है और किस्म की जो है नस्ली तब्दीली आई है, लेकिन वहां भी महाजिर आ गए, वहां पे भी महाजिर आ गए। वहां पर भी महाजिर आ गए, क्योंकि होता है ये जो है जंगें होती हैं, इधर से लोग आते हैं उधर से लोग आते हैं। इसी तरीके से वस्ती एशिया है वो भी जो है बिल्कुल बदला है पिछले जो है 500-600 सालों के अंदर। तो इसलिए कोकाफ को आप बिल्कुल वो ना समझें कि जिस तरीके से ख्याल है कि बहुत लंबे लंबे मर्द और बहुत खूबसूरत खवातीन। जारी बात है कि ठंडा इलाका है, चुनांचे सफेद फार्म लोग आपको जो है नजर आएंगे, लेकिन मौजूदा अहद में जो खूबसूरती का मेयार है वो हॉलीवुड की फिल्मों से है, और उसमें जिस तरह के आपको लोग नजर आते हैं शायद वहां पर आपको नजर ना आए कोकाफ। नहीं तो ये भी बता रही भाई कि वो आपको उन लोगों ने कितने पैसे दिए थे पाकिस्तानियों को मना करने के लिए कि मना जाए? मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर जाने को सुने सवाद, अगर कहते जाने को तो हम कहते कि आपको कितने पैसे दिए थे, कट कितना है। भाई ऐसा भी हम खुद ही कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को खैर छोड़े। तो वैसे हमने तो ये भी सुना है कि आजकल कराची वाले जो है तो वेकेशन के लिए कोई ट्रूप वो डेस्टिनेशन बर्थडे मनाते फिर रहे होते हैं सेंट्रल एशिया में। ये है बाकू वगैरह की तरफ एकदम से रुझान हुआ था कोरोना से पहले की बात है। कई जानने वाले हमारे गए थे, शूट्स भी काफी होने लगी थी बाकू की तरफ, काफी चीप गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। अच्छा जनाब अली, अब जरा शरीफ भाई आपकी तरफ आ जाते हैं। इस दफा कराची के और पाकिस्तान भर के जो मामलात हैं, जरा सर उसको जरा हाईलाइट कर दीजिए, क्या क्या मामला चल रहा है, क्या कर रही है MQM। अच्छा, इस शो में वासिफ जलील साहब ने आना था, वो नहीं आ सके किसी मसरूफियत के बाइस, तो अगली दफा उन्होंने भी आना है। तो शरीफ भाई क्या क्या अपडेट है इस दफा? इस वीक जो शोर मचता रहा वो कुछ 2-3 शोर, एक तो बड़ा अच्छा शोर मचा, अल्लाह करे हो जाए पॉजिटिव, और वो ये है कि सिंध गवर्नमेंट ने बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
जिसमें उन्होंने मलीर एक्सप्रेसवे अनाउंस किया। काफी पुराना ये प्लान था, नॉर्दर्न बाईपास के साथ ये था ओरिजिनल प्लान सदर्न बाईपास का। ये अर्ली 2000s की बात है, मुशर्रफ साहब के दौर की। लेकिन वो डीएचए ने किसी वजह से मना कर दिया था। अब खुद डीएचए का जो फेज 9 है, या डीएचए सिटी जो कहलाती है, और बहरिया टाउन, तो ये उधर जा रहे हैं। तो इन्होंने वन वे यानी कि डिफेंस क्लिफ्टन कोरंगी वगैरह से जो लोग सुपर हाईवे की तरफ जाना चाहेंगे, उनके लिए तकरीबन एंट्री पॉइंट ये समझे ये बन जाएगा कयूमाबाद की तरफ से, मलीर नदी से पूरा ब्रिज बनेगा लियारी एक्सप्रेस है। वो अच्छा एक अनाउंसमेंट हुआ है। उसके अलावा दूसरा जो उन्होंने एक ट्रैक अनाउंस किया है, वो किमाड़ी को कनेक्ट करेंगे शहर से। तो ये पूरा समंदर के साथ एक सड़क लेकर आएगी, या पूरा सन गवर्नमेंट करिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि हम खुद अपने ओन पे कर रहे हैं, और जो फेडरल को देना चाहिए था वो हमें जायज हक नहीं मिल पा रहा। अच्छा, दूसरे एंड पे वही कराची के सेंसस वाला जो इशू था कि भाई ये तादाद थी, वो तादाद थी, उस पे काफी ले दे चल रही है। मुस्तफा कमाल काफी बिफरे हुए नजर आए पिछले पूरे हफ्ते, और वो ब्लेम करते रहे खालिद वो मखबूल कब सिद्दीकी। बिफरे हुए, वैसे वो कब नहीं होते बिफरे हुए? जब तक उनको कोई चीज मिलती नहीं है तब तक बिफरे हुए हाँ। रहते हैं वो। लेकिन बात वो खैर दुरुस्त कह रहे थे, बात गलत लेकिन नहीं बात कह सही रहे कह थे। रहे हैं, मतलब उनकी हाँ, बातें उनकी सही होती है, लेकिन बिफरे हुए हमेशा होते भाई हैं। आप साथ ही है ना, आप साथ बैठे हुए ना, आप जो भी कहें, आप कहें कि मुझे एतराज है बट एंजॉइंग ऑल द पर्क्स एंड एवरीथिंग, तो वो तो अपनी जगह पे है। तो वो डेवलपमेंट है। वो डेवलपमेंट तो खैर नहीं है, वो वहीं का वहीं है। फिर वो अभी तक आज हाफिज नईम को सुना, जमात इस्लामी वाले, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा भाई सिंध गवर्नमेंट भी, आपके पास केसीआर का जो पहली चीज थी, वो केसीआर तो खैर जितना परसेंट था वो इस वक्त उल्टा आपको बोझ पड़ रहा है। सर्कुलर रेलवे आपने स्टार्ट किया था, वो प्लान नहीं था, आपने जज्बात में स्टार्ट कर दिया पेपर पे कि भाई हमने कुछ पार्ट किया था। जब आप उसको कंप्लीटली इफेक्टिविटी नहीं है, पूरा आप उसका एक रूट कर ही नहीं पा रहे, किसी भी एक एरिया को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो उसकी इफेक्टिविटी नहीं है। दूसरा, ग्रीन लाइन जो थी, जो पूरी ये सखियसन वगैरह से लेते हुए और ये मेन सिटी तक जा रही थी, वो ग्रीन लाइन का ट्रैक 90-95% कंप्लीट है। बसेस नहीं आके दे रही हैं, तो सिंध गवर्नमेंट जब बसेस के हम तोहफा देंगे, जिसने मुझे डस लिया वहां पर, मेरे हर ट्रिप में मुझे डस लेता है, वो जो ग्रीन बस का जो ट्रैक डल रहा है, वो सर कब मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मुझे पता था आपके उससे तादाद कैसे, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। सिंध गवर्नमेंट वो कोई 3 साल से टोपियां करा रही है कि नहीं बस हम अभी जब नासिर हुसैन शाह थे तब वो कहते हैं, अब आजकल पता नहीं कौन है, तो वो ये कह रहे हैं बस अभी बसें आने वाली हैं और बिल्कुल नया खेप है, हम कराची को तोहफा देंगे बसों का, और कराची को कद्दू को तोहफा नहीं मिल पा रहा है। बस कोशिश में हम तो लगे हुए। अल्लाह ताला आपके एफर्ट्स में। साईं, मसला ये है कि लोगों की जिंदगी अजाब हो चुकी है, कितने लोग बीमारी का शिकार हो गए, कितने लोगों के गुर्दे फेल हो गए, वो जो धूल मट्टी कचरा, और हम लोग तो कह रहे हैं भाई ये ना बनाओ, हमें पुरानी सड़कें वापस कर दो। आप दरवेशाना बात है जिसमें प्रॉफिट नहीं है, मत किया करें यार। देखें, आप समझे इस बात को कि आप ये चाह रहे हैं, इतनी सारी चाइनीज 70 के प्लांट लगे हुए हैं, अगर आप बसें चलाएंगे तो उन बेचारी 70 के प्लांट से CD70 टाइप बाइकें कौन खरीदेगा? आप ये चाह रहे हैं? आप ये चाह रहे हैं कि जो बाइकों का और गाड़ियों का जो वेयर एंड टेयर होता है, जो सड़कें पे चलती है, सस्पेंशन का बाबा काम आता है, तो उसके पार्ट्स वाले अपना काम बंद कर दे। बाबा अगर हम मच्छर स्प्रे करा दे तो फिर मच्छर की जलेबियां किस तरह मच्छर होंगे, तो जलेबी बिकनी है बाबा, ये मोटीन बिकेगा, पता नहीं क्या क्या बिकेगा। आप चाहते हैं ये लोग बेचारे गरीबों के मर जाए? ये आप जैसे दरवेशाना ख्यालात के लोग हैं और जो अमेरिका बिजनेस से बैठ ऊपर के नहीं उठने देते। अमेरिका से बैठ के आप हुक्म सादर कर रहे हैं हमारे ऊपर। देखे ना, ये भी तो आप पॉइंट भूल गए। आप बैठ के वहां बैठे हुए और आप यहाँ पर हुक्म सादर कर रहे हैं। आप तो यहाँ पर आते हैं 1 महीने के लिए, फराज साहब। अच्छा, इसमें एक बात मैं करिए, लंदन पहुंच गई। देखिए, वैसे मैं जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं कहता हूँ, अगर कभी अल्ताफ भाई की याद आपको आए तो आप प्लीज आप शारिक भाई की सुने, आपको बिल्कुल अल्ताफ भाई फील होंगे। सही बात है। लेकिन हमें से कुछ नहीं निकालना। ये देखिए, आपके शो का नाम है कराची टी हाउस, तो 2 चीजें कभी भी आ सकती हैं। भाई की आवाज कहीं भी आ जाएगी और रेंजर का छापा भी पड़ सकता है। तो इस बातों के लिए तैयार हैं और हम साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। वैसे हम चाहेंगे कि अगर कभी मौका लगे अल्ताफ भाई आए शो के ऊपर, और हम उनसे पूछेंगे कि अल्ताफ भाई कौन आपको जो है इस हालत में किसने आपको पहुंचाया, और किसने आपको जो है पहुंचा कि इस यानी कि मैं क्या कहूं, मतलब खुल के कह भी नहीं सकता कि आप इस तरह की बातें करें, आप इस तरह की तकरीर करें। देखिए फराज, ये तो आवाम ने उस हालत में पहुंचाया। मैं एक बात पे थोड़ा पीछे जाना चाह रहा था। सेंसस पे आपने, शारिक साहब, आपने वो कहा कि कोई पेशरफ नहीं हुई है। हेडलाइन तो ये आई थी इस हफ्ते के सेंसस के जो रिजल्ट्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिए हैं। वही वाले पुराने वो सेंसस, ये मैं कह रहा हूं, अभी तक वहीं पे फंसा हुआ है। हाँ, लेकिन उसमें मेरी तो कंक्लूजन ये होती है ना कि बेसिकली पीटीआई और
उसकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने बेसिकली वो जो 14.9 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ का जो पॉपुलेशन कराची की है उसको अब ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया। और वो जैसे कि अब वही बात हो गई ना कि वो उसमें एक आदमी ये सोचता है कि यार ये हमारे दोस्तों के दुश्मन है। जो आदमी ये क्या है कि कराची सिर्फ 1.5 करोड़ है, अब वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 14.9 की बात हो रही है मिलियन। तो उस पर मैं आपको जैसे कि सवाल है कि कितना समझते हैं आप कराची की पॉपुलेशन कितनी है? क्या देखिए, मैं पिछले भी 1-2 शोज पे कह चुका हूँ, मेरा दिसंबर में जब मैं गया हूँ तो मैं एक बड़े रेंज ऑफ लोगों से मैंने बात की कि पॉपुलेशन क्या है। अगर आप बिजनेस वालों से बात करें, जो बिजनेस आमतौर पे ये होता है दुनिया में हर जगह कि बिजनेस वालों के सबसे अच्छे एस्टिमेट्स होते हैं, क्योंकि उन्हीं को चीजें बेचनी होती हैं, खरीदनी होती है उनसे। हाँ नहीं, लेकिन यार देखें ना, वो कैलकुलेशन पक्की की बात अपनी जगह पे, लेकिन उनका फिगर जो आता है वो 24 मिलियन का होता है। हाउएवर नहीं 24 होता है, लेकिन देखें ना, दो चीजें और हैं। मैंने अपने रजा अली खान साहब है हमारे एनईडी में इकोनॉमिक्स के जो चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट है आपकी सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, उनके साथ मेरी बैठक लगी। उनसे मैंने कहा रजा साहब आप बताइए, तो रजा साहब ने ये कहा यार कराची आइट्स 20 मिलियन है। मैंने कहा रजा साहब ये तो दिल को नहीं लगता ना फिगर। तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने उनसे पूछा ये कि आप मुझे ये बताइए, एक वक्त में एक शहर की पॉपुलेशन आप इस तरह से जांचते हैं कि कितने लोग उसकी सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने लोग पानी पी रहे हैं, कितने लोग फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं। उस पे उन्होंने ये कहा कि देखो 20 मिलियन तो कराची के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, वो लोग हैं जो यहीं पैदा होते हैं, यहीं मरते हैं, कराची के परमानेंट। उसके ऊपर से एट एनी गिवन टाइम 7-8 मिलियन लोग पोस्टिंग पे, विजिटर, माइग्रेंट लेबर भी है कराची में। यानी कि आपके इकोनॉमिक्स के साहब की एस्टिमेट 2.25 करोड़ तो वही हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और डेटा पॉइंट जो आपको दूसरी तरफ से मिलता है, और वो इंटरव्यू शारे साहब कहीं मिले तो जरा शेयर करते हैं, कि एक वक्त नादरा के एक फॉर्मर चेयरमैन ने ऑन द रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमने 32 मिलियन नेशनल आईडी कार्ड ट्रैक किए हैं कराची में। ठीक है ना, अब उसमें आप थोड़ा सा ओवर अंडर कर लें कि यार बहुत सारे तो आईडी कार्ड ऐसे होंगे कि जाली काम हो रहा है, चलो जी नंबर थोड़ा कम कर लो, लेकिन कराची है, बड़ा शहर है, उसमें अनडॉक्यूमेंटेड भी लोग होंगे, तो वापस नंबर ऊपर आ गया। तो ये सब चीजें देख दाख के मैं, और आपने पिछले शोज में भी देखा है, मेरा फिगर अब 3 करोड़ का है, 30 मिलियन। 3 करोड़ का मैं कह रहा हूँ 2 करोड़ भी हो जाए। मुझे एक चीज बताएं, कोई दुनिया में कोई ऐसा शहर है, इतनी बड़ी आबादी का शहर, जहां पर मास ट्रांजिट का कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम ही ना हो? नहीं सर, वो तो कराची हमारा और भी बहुत चीजों में यूनिक है सर, आप किसी को बात तो करें ना, आए ना मतलब लेकिन अच्छा, एक चीज मैं और जरा क्लियर करता चलूं, आप लोग कमेंट्स नहीं देख रहे होते, कमेंट्स में जो हमें कहा जा रहा है कि कराची वाले अपनी कोई आजादी और कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, हम भी कराची वाले, कोई आजादी की बात नहीं हो रही है। आप कहां से बेवकूफाना बातें लेके फराज इनको क्लियर करें कि आजादी कोटा सिस्टम से, आजादी गंद से, आजादी ट्रांसपोर्ट ना होने से, आजादी हॉस्पिटल्स ना होने से, आजादी प्लेग्राउंड्स ना होने से, यानी कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी सिटीजन को जो चीजें ऑफर होती हैं, सिर्फ आप उतना देने से ज्यादा कोई नहीं मांग रहा भाई। हाँ, और अच्छा सुने, एक और ऐड ऑन और देखिए, आप लोग कौन ये जो अक्सर हमारे हिंदुस्तानी भाई होते हैं, भाई आपको ये जो हिंदुस्तान में देखें, आपके यहाँ जो चैनल्स हैं वो इसी तरह की चीजें दिखा रहे होते हैं, उनका वही चूरन बिक रहा है, तो सही है, ठीक है जी, वो जो भी है 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो कुछ भी, लेकिन कराची में कुछ ऐसा वैसा नहीं होने जा रहा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरा सवाल, सॉरी मैं एक बात और ऐड कर लूं कि जो जिस तरह लाहौर वाज वेरी क्लीन, माशाल्लाह, लाहौर का मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड, जबकि बिल्कुल बहुत ही कराची का तो पता नहीं बहुत छोटा सा फ्रैक्शन होगा लाहौर। लेकिन अभी उन्होंने जो टर्किश कंपनी को ठेका दिया हुआ था सफाई का, उन्होंने कहा जनाब ये तो भाईजान, ये तो आपके भाई ने हैंडल करना है, हम कर लेंगे, ये टर्किश, ये सिर्फ तगरल के चक्कर में जो इन्होंने गेम बनाया हमें करने थे, इन्होंने किया है और इनसे बंद हो गया। और माशाल्लाह इस वक्त लाहौर में उतने ही कचरे के ढेर लगे हुए हैं जितने कराची में लगे हैं, तो अल्लाह ताला लाहौर पे भी रहम करे। इट इज ऑल अबाउट मिसमैनेजमेंट, इट इज नॉट अबाउट द पीपल। तो कोई मिसमैनेज करना चाह रहा है, कहीं किसको अपना मफाद कर रहा है, उसमें गंद होती है। इस पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा सर, बहुत एक सेकंड सर, मुझे मेरे कई दोस्तों ने कहा कि फराज दरवेश, तुम लाहौर आके देखो, जब कराची से तुम लाहौर जाओगे तो तुम्हें अगर स्विट्जरलैंड नहीं तो कम से कम वो पेरिस जरूर लगेगा कराची से वहां जाने के बाद। सर इसमें कितनी सदाकत है शारिक महमूद?
बहुत ज्यादा मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं, काफी हद तक सही कह रहे हैं। और आपको वहां से पता चलेगा कि पाकिस्तानियों में खराबी नहीं है। वो चंद, देखिए, हर कौम और हर शहर के अंदर चंद लोग मफाद परस्त होते हैं और वो अपने धंधे बनाने के लिए गेम खराब करते हैं कि यार पानी को भी प्राइवेटाइज कर दो, तो धूप को भी कर दो, तो हवा को भी कर दो, तो सड़कों को भी कर दो, तो यूं होगा तो हमारा धंधा होगा। ये वो गेम है बॉस, और कुछ सर, नहीं है। यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, शारिक भाई देखिए, आप ज्यादती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लाहौर जो है कराची का फ्रैक्शन है। आज से आपकी हुकूमत ये कह रही है कि लाहौर 14 मिलियन है और कराची 14.9 मिलियन है, इसलिए फ्रैक्शन की बात ना करें सर। आप गलत क्या क्या दोबारा दोबारा बताएं, तरफ दोबारा जा रहे हैं, देखिए ना, समझ जाए आप बात। दोबारा रिपीट करें बाबा, फिगर। ऑफिशियल फिगर लाहौर का कोई 14 मिलियन वगैरह नहीं, 14 मिलियन नहीं बताया जाता है। कहना तो सही ये बात है, आजकल बहुत तो कम ये है डिफरेंस, जो ऑफिशियल फिगर। आखिरी सेंसस में डिफरेंस बहुत कम रह सर गया जी, था कराची तो लाहौर का। ये, हाँ देखें ना, अब आप देखें, अब आप अपनी हुकूमत के खिलाफ आपको क्या क्यों दुश्मनी है इमरान खान से? सर गलत बात है। और पहली बात, मैं घबरा रहा हूँ, मैं घबरा हाँ रहा हूँ, हाँ, समझ नहीं रहा। घबराने का वक्त आ गया है आपका। दूसरी चीज ये कि ये बात मैं आपकी बहुत एम्पलीफाई करना चाहूंगा कि ये जो होता है ना कि हमारी अवामी वो, बुरी है, अवाम का ये, अवाम का वो। भाई यार, लाहौर को देख लो, कराची को देख लो। और ये मैं शारिक भाई आपसे पूछना चाहूंगा, आप ऑन द ग्राउंड है। एक दो लोगों ने ये कहा है कि कराची का जो कचरे का मसला है, ये एक्चुअली पैसे का मसला है, क्योंकि आजकल आज की दुनिया ऑफिस में कचरा उठाना सर, और कचरे को बेचना भी एक बिजनेस है। और सर वो मेरे पास नंबर्स क्योंकि नहीं। कराची में सही नहीं हो पाता, इसलिए वो उसकी कोई डील नहीं हो रही है। सर ये मेरे पास नंबर्स नहीं है, लेकिन ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। इट्स कई, मैं आपको एक दो इंडियन मूवीज के आपको मिसाल भी दे सकता हूँ। ट्रैफिक सिग्नल या क्या था, उसमें बाकायदा पूरा गेम था। कचरा जो है ये ठीक ठाक इसकी रीसेल वैल्यू होती है। प्लास्टिक अलग कर लें, मेटल अलग, फला अलग कर लें, ठीक ठाक वैल्यू होती है। मसला ये, अगर ऑर्गेनाइज उठना शुरू हो गया तो फिर उसका हिसाब किताब देना पड़ता है। आप अभी भी, जिस तरह आप लोग जब पाकिस्तान छोड़कर गए होंगे, उस जमाने में आप देखते होंगे अगवानी बच्चे थैला डाले हुए और कचरा चुन रहे होते हैं। तो ये अगवानी, एक तो देखें ये सारा दो, इसमें 3-4 लीगल काम होते हैं। एक तो आपने पूरी आबादी बसा दी, वो बच्चे आए, उन बच्चों को लगा दिया। अब वो एक ठेकेदार है, उसके अंदर इतने बड़े अगवानी हैं और इतने, हर अगवानी के नीचे 5-5 छोटे बच्चे हैं। 10-10, 100-100 और 50-50 रुपए में इतना कचरा लेकर आए, जो कि मिलियंस में, यानी कि यू आर बाइंग इट फॉर सैकड़ों एंड यू आर सेलिंग इट फॉर बिलियंस एंड मिलियंस। तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है जिसको कवर कर। और ये देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ इसमें नहीं है वो ट्रांजैक्शन उसमें भी है कि बाकायदा तौर पे बहुत से लैंड गवर्नमेंट के, जहां पे दरख्त लगाए जाते हैं, फास्ट ग्रोइंग दरख्त होते हैं, वो 1 साल 2 साल में तैयार होते हैं, टक टक कटते हैं और नए लग जाते हैं। ये भी धंधा हो रहा है। उसके अलावा ये भी धंधा हो रहा है, मैंने अभी आपको बताया कि ये मच्छर स्प्रे की जगह सिर्फ उसमें डीजल या मिट्टी का तेल डाल के स्प्रे मार दो, खाली मच्छर नहीं मरेंगे। तो ये इसका पूरा इनको खांचा मिलता है। ये जो बेगॉन और मोटी टाइप कंपनियां ये लोग देती हैं, इनकी इंतहाई हैवी सेल हो जाती है जब मच्छर नहीं मरते। इसी तरह मैंने आपको बताया, ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का खड़े ना होना इत्तेफाक नहीं है, ये पूरा गेम है इनका। ये जो बाइक, चाइनीज बाइक्स के ये पार्ट्स आने शुरू है, उसका पूरा ये कैलकुलेटेड गेम है, चाहे वो पानी हो। अभी मैंने आपको कोई 4 हफ्ते पहले बताया था, गैस का सीन है। इस वक्त तकरीबन कहीं पे गैस नहीं होती है। लोग अब सिलेंडर बेस्ड, जो आपने बचपन में, पहले आपने पानी नहीं सुना होगा, अभी सेम गेम है कि आप महीने का बिल देंगे गैस का और सिलेंडर भी रिफिल कराएंगे। तो ये तो बहुत धंधा चले, है जब तक अच्छा, रुकेगा। एक फिगर इसमें हमारे मिसबा आसम साहब जो है हमारे टीम मेंबर, मिसबा भाई, उन्होंने यूट्यूब के कमेंट्स में लिखा है कि ऑफिशियल फिगर लाहौर का 11 मिलियन है। तो 11 और ओके। 15 का अच्छा, फर्क जो डॉक्टर मिसबा आजम ने ये भी लिखा है, डॉक्टर मिसबा आजम ने ये बताया कि जी 11 मिलियन फिगर है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि समंतौर साहब बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, इनको बात करनी चाहिए। और मैंने डॉक्टर मिसबा आजम, जो कि हमारे जी। कल का जो शो है आजाद लबों के साथ, उसके को-होस्ट भी हैं, मैंने उनको लिंक भी भेज दिया है कि वो भी अपनी आगे व्यूज दे सकते हैं, क्योंकि बहरहाल वो भी टीम का भी हिस्सा है। अच्छा सर, ये मैं एक चीज बताता हूँ, ये मुझे बड़े फ्रस्ट्रेशन हुई बहुत ज्यादा, और अली भाई आप इसका मतलब इसका जवाब आप दीजिए। मैं, और ये ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो कि मुझे बहुत ज्यादा होती है, शायद आप लोगों के पास की दवा हो। सर वो फ्रस्ट्रेशन ये है, चंद दिन पहले हम अपने एक दोस्त के साथ, जो कि समझ लें कि जैद हामिद टाइप के से की मेंटालिटी, उनकी टाइप की जहनियत, उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो हम मतलब एक माइंडसेट है ना, एक पाकिस्तान और वो गजवा हिंद और वो सारी की सारी बातें, हमारी उनसे गुफ्तगू हो रही थी। हमने उनको बताया कि भाई पाकिस्तान में आप जब लियारी पुल पे चढ़े, जो लियारी एक्सप्रेस वे है, नीचे जो वहां पर स्लम्स हैं, जो गंदगी है, गंदगी के ढेर है, कराची गंदगी के ढेर से भरा हुआ है, ट्रैफिक की बुरी हालत है, गंदगी के पहाड़ हैं, ये सारी चीजें हैं। और तो हमने उनको बताया, तो हमने उनको चीजें भी दिखाई, तो हम समझे कन्विंस होंगे वो। उन्होंने जवाब दिया, फराज तुम्हें मालूम है दिल्ली जो है रेप कैपिटल है दुनिया का। मैंने कहा अच्छा,
मैंने कहा भाई कचरा है कराची में, इधर ये है इधर ये है। तो तुम्हें पता है दुनिया में सब में ज्यादा लोग जो सड़क के ऊपर डेफिकेट करते हैं, यानी कि सड़क पे हकते हैं, वो हिंदुस्तान में हकते हैं, वो बंबई में हकते हैं, वो दिल्ली में हकते हैं। तो हमारे यहाँ तो यार बहुत अच्छी हालत है, हम तो बहुत अच्छी उसमें रह रहे हैं। हमारे यहाँ थोड़ी तुम्हें सड़क के ऊपर लोग जो है बाजारों में और सड़क के ऊपर और जो है शाहराहों के ऊपर जो है इस तरह डेफिकेट करते नजर आएंगे। हमारे यहाँ थोड़ी इस तरह से रेप होते हैं। हमारे यहाँ की जो इकदार बहुत बुलंद है। दिल्ली में तो लड़कियां जो है बाहर ही निकल सकती हैं। सर इस माइंडसेट या इस के बाद मैं लाजवाब हो गया इस माइंडसेट के बाद। मैं हार मानता हूँ। अली भाई क्या समझते हैं आप, इसका क्या जवाब दिया जाए? नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ये गलत बात है। ये यकीनन कोई आदमी ऐसा कहेगा जो कि दिल्ली जो है वो नहीं गया, और जो है वो, मैं आपको इतनी सी बात बताऊं कि जब ये बॉर्डर खुला हुआ था तो मैं लाहौर से अमृतसर गया, और मैंने अमृतसर पहुंच के एक सुकून का सांस लिया। उसकी वजह यह है कि मुझे वाज़ेह एक फ़र्क नज़र आया लाहौर और अमृतसर के दरमियान के अंदर, कि अमृतसर में जैसे ही मैं अंदर में वहाँ पर गया तो मुझे नज़र आया कि ख़वातीन मोटरसाइकिल और वेस्पा जो है वो चला रही, जो कि हरगिज़ ऐसा जो है लाहौर में नहीं था, कम से कम उस वक्त ऐसा नहीं था। हो गया वो अलग बात है। ये चुनांचे जो है ये बात बिल्कुल, ये आप अगर बाहर बैठे बैठे ये आप कह दें ये बात कि ऐसा है तो मुमकिन है कोई यकीन कर ले, लेकिन अगर आप जाके देखें दिल्ली के अंदर मेट्रो सिस्टम है, आप बताइए यहाँ पर किसके पास यहाँ पर जो है मेट्रो ऐसा जो है वो है फंक्शनल किस्म का, कौन से पाकिस्तान के शहर के अंदर? कोई, यानी कि अगर है, कोशिश भी हो रही है तो उसके अंदर भी जो है बहुत सारे जो है वो मसाइल का शिकार है, और खासतौर से ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पर। और बॉम्बे का क्या हाल है? बॉम्बे मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन जो है वो वहां पर आपको सड़क के ऊपर लोग डेफिकेट करते नजर आए, चौराहों के ऊपर मेन खुल्लम खुल्ला? यार जो है वो मेरा क्योंकि जाना दिल्ली और ऊपर की तरफ हुआ, तो कम से कम मुझे तो जिन जगहों पे गया वहां पर मुझे ऐसे लोग जो है नजर नहीं आए। ये बात अलबत्ता है कि अगर आप ट्रेन से सफर करें तो आप देखते हैं कि सुबह ही सुबह लोग जो है, गांव के लोग ट्रेन की पटरी के साथ जो है बैठे होते हैं अपने लोटे लिए हुए। ये एक हकीकत है ये। लेकिन मेरा ख्याल में कि ये तो शायद पाकिस्तान के गांव देहात के अंदर भी होता है, क्योंकि कम से कम मेरा बदीन का तजुर्बा ये है कि जो बेचारी खवातीन थी सारी की सारी, वो उनका एक खास वक्त तक बिल्कुल सुबह जाना है उनको खेतों के अंदर, और फिर जो है वापस जो है अच्छा, काम करके जा तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जस्टिफाई जी शारिक भाई आपकी तरफ वो ट्राइबल, वो जो बात हो रही है वो उधर भी और इधर भी ट्राइबल साइड, इन्होंने बदीन की जो मिसाल दी है उधर तो गांवों वगैरह के अंदर यही सिस्टम है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि कंपेयर क्या करें कि किससे अच्छे हैं और किससे बुरे हैं, ये एक कंपैरिजन मेरे ख्याल से साइड में हटाएं। और बेसिक हम तो अगर मजहबी तौर पे बात करते हैं तो सिफाई निस्फ ईमान वाली बात आती है, कम से कम उसी को फॉलो कर लें। बड़ी बड़ी गिलाजतें, बल्कि हमारे यहाँ जिस हिसाब से मसाजिद हैं, मुझे तो हैरत ये होती है जिस तादाद में हमारे मसाजिद हैं, उन्हीं के जो वॉशरूम्स हैं उन्हीं को इस काबिल बना दिया जाए कम से कम कि ये वाले इश्यूज रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हर इलाके में 8-8 10-10 मसाजिद होती हैं। तो वो चीजें हैं जो कि मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन सिर्फ मैंने आपको शुरू में भी कहा था, मसला है, चाह का मसला है। ना चाहे इन लो बजट के अंदर बहुत कुछ काम हो सकते हैं भाई। पूरी पूरी दुनिया के अंदर आपने सुना होगा हो जाती है तो आप पूरी नई चीज मंगाएंगे, उसकी कॉस्ट कुछ और होती है। तो वो अगर सिंध गवर्नमेंट कह रही है भाई अगर ट्रांसपोर्ट हल करना है तो भाई बसें ही पुरानी सही करके दे दो, तो अगेन बात आ जाती है चाह की। तो वो चाह का इशू है, चाह हो जाएगी। अच्छा, एक चीज की जो शरीफ आपकी थोड़ी आवाज कट रही है, मैं सब बात आपकी तरफ आता हूँ। एक चीज की जो उम्मीद थी वो ये थी कि इमरान खान साहब जब आएंगे तो कोई कराची का पैकेज होगा और कराची में कोई जादू की छड़ी अगर नहीं घुमाएंगे तो कोई सी छड़ी घुमाएंगे जिससे कराची के मामला बड़े बेहतर हो जाएंगे, कम से कम सड़कें वड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा सवाल। यार देखें, इसमें सीधी सी बात यह है कि मैं तो आपको मुड़ के वही सवाल पूछूंगा, भाई किसको उम्मीद थी? अच्छा, जिनको थी वो गलत थे, सही। जब ये मैंने पहले भी कहा है, और ये जो सेंसस वाली बात है, इमरान खान साहब से अभी महीने पहले की बात है, कब है, जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया। और मजे की बात ये, मोहित पीरजादा साहब उनसे इंटरव्यू कर रहे थे और लग ये रहा था कि मोहित पीरजादा ये समझ रहे थे कि यार ये तो मैं आसान वाला सवाल पूछ रहा हूँ, और कि भाई आप ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंसस में हम बेहतर नंबर्स कराची के करें वगैरह। और इमरान खान साहब का जवाब ये था कि यार ये वक्त नहीं है, दिस इज नॉट द टाइम टू टॉक अबाउट दिस। अब वही बात होगी कि कब टाइम आएगा, अपना टाइम कब आएगा जब कराची को आप कराची समझेंगे और मुल्क समझेंगे। मतलब अगर आप ये सोचिए ना कि 15 मिलियन पाकिस्तान का 8% बनता है, अगर आपको ये मानना पड़ जाए कि कराची 30 मिलियन है, तो फिर वो
पाकिस्तान का 15% के करीब पहुंच जाती है बात। फिर आपको नेशनल असेंबली में 15% सीटें देनी पड़ेंगी, और फिर जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था, फिर देखो तमाशा कि क्या होता है। उस दिन कल परसों मेरी एक ब्रिटिश मतलब पाकिस्तानी निजात पिंडी के एक ब्रिटिश एकेडमिक से प्रोफेसर साहब से थोड़ी उस पे ट्विटर पे तू मैं हो गई कि वो कह रहे थे कि नहीं, आप लोगों को ये मान लेना चाहिए कि कराची ने इमरान खान को इंडोर्स किया है। मैं क्या बाबूजी, 27 में से 11, एक तो इंडोर्समेंट नहीं होता है सीटों का, और वो भी तब जब उसको धक्का दिया गया। उसके बाद आपको 27 में से 11 सीटें मिली है। ये किधरे, मतलब इसको किस दुनिया में इंडोर्समेंट कहते हैं भाई मेरे? पहली बात। दूसरी बात यह कि अब मैं ज्यादा उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इमरान खान साहब का इससे पहले, सियासत में आने से पहले से एक रिकॉर्ड है कराची और कराची वालों के लिहाज से। उस वजह से भी हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनका एक आपस में, he has never had a very strong positive feeling for Karachi। पहली यू बात। कह ले शक तो पहले ही था। हाँ, शक क्या था यार, जो लोग उस सर्कल्स में रहे उनको यकीन था, उनके पास एविडेंस थी, उनके पास हिस्ट्री थी, ये बात है। दूसरी तरफ लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि भाई नेशनल पॉलिटिक्स है, हमारे अपने लोग जा रहे हैं। जो मैंने पिछली दफा शारिक भाई आपसे कहा था ना कि हमारे एक एमएनए होते थे, मैं NA 250 का बर्गर हूँ, 5-5.5 साल तक हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर थे, जो कि अब NA 247 है। उनका नाम था आरिफ अलवी, और अब वो और ऊपर निकल गए हैं, वो अब उन्होंने दूसरी नौकरी कर ली है। लेकिन वो नौकरी अब ये लग रहा है कि वो इमरान खान की नौकरी कर रहे हैं, वो मुल्क की नौकरी नहीं कर रहे हैं। और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जब आप इस पूरे ये देख लीजिए, आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए कि जब कराची पे बुरा वक्त आया, NA 250 पे बुरा वक्त आया, आप एक तस्वीर दिखा दें कि जहां आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक कदम भी रखा हो उन मोहल्लों में, या कहीं गली में आपको खड़े हुए दिखे हों। वो आप एक तस्वीर मुझे दिखा दीजिए, मैं मान लूं कि भाई उन्होंने कोई फिक्र की कराची की। जब ये वाली एविडेंस है हमारे पास, तो फिर मेरा सवाल ये है कि भाई किस बेसिस पे आपको उम्मीद थी? अच्छा, एक चीज है ना, एक मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इनकी बात में कि देखें, अग्रीड विद व्हाटएवर यू हैव सेड अबाउट अलवी साहब, बिल्कुल 100% मसला ये नहीं है। मसला मैं तो ये कह रहा हूँ, किसने उन हालात में कौन आया? 1-2 लोग उठे, कोई भी नहीं ना। आपकी MQM थी, उसने भी भर्ती के काम किए, थोड़ा सा पीपल्स ने किया, थोड़ा सा इसने किया, थोड़ा सबने किया, और ये चंद लोग तो बिल्कुल ही नजर नहीं है। अग्रीड, सही बात नहीं। और उसमें कौन आया की बात, यही बात है, यही आरिफ अलवी साहब है कि जब अपोजिशन में थे तो वो कश्ती रानी करते हुए दिखते थे वहां पे जी। तो और देखो कि कुदाले ले आओ और दीवारें गिरा रहे हैं बिलावल हाउस की, वो और भी याद हाँ, और आपकी बात सही है कि MQM ने भी जब काम किया तो क्या, खैर इस वक्त तो MQM का जो हशर है और जिस तरह से उनको तितर बितर किया गया, कौन आया और क्या करे, तो वो बात आपकी सही है। तो ये अवाम के सोचने की बात है ना। और इसी बेसिस पे जब लोग कहते थे कि यार कराची लॉयर्स मूवमेंट के लिए क्यों नहीं उठ रहा है, वहां क्यों नहीं उठ रहा है, इसीलिए नहीं उठ रहा है कि कराची का, मतलब जैसे अमेरिका में सियाफाम कौम यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन के बारे में कहा जाता है ना कि बड़ी मेच्योर पॉलिटी है, उनको पता है, उन्होंने इतने साइकिल्स देखे हुए हैं कि वो बहुत सोच समझ के ही बाहर आते हैं, और फिर उनका एक्सपीरियंस जो है वो लंबा है, मनवा के जाते हैं। लंबी। उसका फायदा ये होता है, फिर मनवा के जाते हैं, ये भी फायदा अब होता है। वो तो देख रहे हैं, साइकिल्स आप देख रहे हैं, जो हशर है इस वक्त कराची का, मनवाने वाली बात पता नहीं साहब किससे क्या मनवाया और कहां तक बात नहीं। पहुंची। अच्छा देखिए, आप लोग जितने भी बात कर रहे हैं उसमें, और मैं अली भाई आपसे कमेंट चाहूंगा, देखिए मसला है फंडामेंटल, जब तक आप सही नहीं करेंगे तो मामला सही नहीं होने वाला। आप जब तक आप बुनियादें जो हैं उनको दुरुस्तगी नहीं होगी। हमने एक शो किया था, वो हमने उस पे हमारा कोई मकसद कराची सूबे का शो तो था नहीं। वो हमने तो कहा था भाई कराची सही हो जाए, चाहे वो सिंध में रहते हुए सही हो जाए। अगर नहीं हो सकता तो कराची सूबा बन जाए, या कराची सूबा क्या कई और सूबे बन जाए, पूरे पाकिस्तान भर में बन जाए, पंजाब में बन जाए, उसमें कोई गिलगित बल्तिस्तान बनने की बात हो रही है तो इधर की भी बात हो रही है। और क्या गिलगित बल्तिस्तान बनने की बात हो रही है। हमारा मकसद क्या, अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि मामलात बेहतर हो, एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो, मैनेजमेंट बेहतर हो। जब तक मैनेजमेंट बेहतर नहीं होगी, जो इख्तिदार में लोग बैठे हुए उनका स्टेक नहीं होगा, जहां से वो इलेक्ट होकर आए, तब तक उनका कराची में स्टेक नहीं होगा, जब तक मामला बेहतर शायद नहीं हो सकते। ये एक थ्योरी है। अच्छा, हमारे यहाँ 70 साल के बाद भी हम इतने ज्यादा कौमियत में बटे हुए हैं कि वहां पर जो है वो कोई कौमियत का मसला आ जाता है, कोई हम जो है महाजिर सूबे की बात, हम तो महाजिर सूबे की बात ही नहीं कर रहे। हम तो यानी कि हमारी जो जनरेशन है, हम तो अपने आप को समझते हैं पाकिस्तानी हैं, और हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम सिंधी हैं, जबकि हमारे आबा जहां से भी आए थे।
तो ये एक बुनियादें जो है ना वो सही करने की बात है, फिर चाहे आरिफ अलवी ऊपर बैठे हों या मुराद अली शाह ऊपर बैठे हुए हों, एडमिनिस्ट्रेशन जब बेहतर हो जाएगी तो मामला सही हो जाएगा और मेयर को आप एम्पावर कर दें। तो ये सारी की सारी चीज़ अली भाई आप क्या समझते हैं कि ये कुछ मामला देखिए ना आखिरकार लाहौर तो हुआ बेहतर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का स्टेक था और जैसे मैंने कहा कि कराची से आप लाहौर जाएँ तो लगता है लाहौर पेरिस है। तो हम भी चाहेंगे कि भाई कराची भी पेरिस बने, दीगर शहर भी पेरिस बने, लड़काना भी बेहतर हो। यहाँ तो कुछ मामला ही नहीं सही होके दे रहा। नहीं, मेरा जो है वो हाल में तो नहीं जाना हुआ लाहौर, लेकिन मैं कोई जो तकरीबन 4 साल पहले गया था, तो ऐसा कोई ख़ास मुझे नहीं महसूस हुआ था कि ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क हो। और मुझे इस बात से जो है वो इत्तेफ़ाक नहीं है कि लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो पाकिस्तानी है वो बेहतरीन है ये। लोगों से यकीनन फ़र्क पड़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप जो है पाकिस्तान का कोई भी एक शहर ले लीजिए, छोटा-सा फ़र्ज़ करें, कोई भी ले लें शहर, और वहाँ से आप सारे जो मौजूदा लोग हैं उनको निकाल कर आप उस शहर को जापानियों से भर दीजिए। अब आप बताइए अपने जो है दिल पे हाथ रख के कि क्या वो शहर उसी तरह चलेगा या उसमें कोई बेहतरी आएगी? और मैं सर इस आपको पे गारंटी कहता हूँ कि उसमें जो है सर ये थोड़ी ज़मीन आसमान डिबेटेबल की बात हो बेहतरी है। जाती है अली भाई ये। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ थोड़ी इसलिए डिबेटेबल बात होएगी उस जापानी को सारी बुनियादी ज़रूरियात छीन लें और उसके 20 साल बाद छोड़ दें तो वो कराची वालों और पाकिस्तानियों से ज़्यादा बुरी तरह चीर-फाड़ करेगा। तो इट्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेस। मुमकिन, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जिस तरह का हमें एक आम जापानी जापान के अंदर मिलता है, आजकल इंतहाई वाला मुहज़्ज़ब, प्रेजेंट डे यानी किसी बिल्कुल कहना सही। चाहिए कि तहज़ीब के इंतहाई अरफ़ा दर्जे पे कायम है वो जापानी। मैं तो समझता हूँ कि शायद दुनिया में उनसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब लोग नहीं है जितने, मैं तो हैरान होता हूँ ना जापानी। तो मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो है वो अगर आप उस शख्स को उतनी तालीम, उतने तहज़ीब के साथ आप जब लाएँगे वहाँ पर, तो यकीनन, तो कहने का मकसद ये है कि इसमें यकीनन कसूर जो है वो हमारे अपने लोगों का है, उनकी सोच का है, वो जिस सर तरीके से चलते हैं वो है। सर फिर हाँ, मैं नहीं एक और मैं बात ये कहना क्वेश्चन चाह रहा लेकिन था। अली अली भाई इसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर एक वाकया हुआ था कि एक आदमी को ले ऑफ किया गया, यानी कंपनी में ले ऑफ हुआ, उसको जब नौकरी से निकाला गया उसके बाद जाके उसने शूटिंग कर दी और जब उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन हुई, पता किया गया कि भाई ये इस आदमी के क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। जब उसकी रोजी चली गई, जब उसकी रोजी पे लात मार दी गई तो कहा गया कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा तमीज का, बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा अच्छा आदमी था ये और बड़ी हर एक की बड़ी परवाह करता था, हर एक की केयर करता था और बड़ा ही इंसान पसंद आदमी था ये। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी गई, उसने असला उठाया, उसने शूटिंग करना स्टार्ट कर दी। तो ये भी तो एक चक्कर है कि हम कहते हैं कि अमेरिका, यूरोप में कितना अच्छे सफाई से घूम रहे हैं, कितनी तमीज से मिलते हैं, इंसानियत है। तो भाई ये भी है कि उनका पेट भरा हुआ है। सर फराज भाई आपने सर जो बात कही ना कि वो सब कुछ सही चल रहा था और फिर वो नौकरी से निकाला गया, तो हमारे यहाँ भी कराची में कल ऐसे ही वाकया हुआ, परसों का वाकया है और लोगों ने वीडियो बनाई 70 पे एक आदमी अलिफ नंगा घूम रहा था। हाँ, वो देखिए मैंने देखी पाकिस्तानी वीडियो। कितना पुरअमन है पाकिस्तानी कि उसने पिस्टल निकाल के लोगों को मारा नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारा आदमी पागलपन में भी बेचारा नंगा ही घूमता है 70 पे और पुलिस की छित्तर खाता है। आप ये देखें। नहीं वो बुरा तो अपने काबिल अजमेरी साहब का शेर है ना कि यार कुदरत करती है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। वाह। मैं आपको दो और मिसालें दूं। मैं 19 पाकिस्तान से बाहर आने से पहले एक दिन रात में मैं एक दोस्त से मिलने गलत वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल पहुंच गया, क्योंकि एक रावलपिंडी में एक इस्लामाबाद में। तो पिंडी सही। से इस्लामाबाद में टैक्सी में जा रहा था रात में 12 बजे के बाद। वही टैक्सी ड्राइवर रावलपिंडी के अंदर लाल बत्ती पे भी जूम करके निकल गया और जैसे ही वो उसने 0 पॉइंट क्रॉस किया इस्लामाबाद में, वहां पे वो रात में 3 बजे, कोई ट्रैफिक नहीं है, हरी बत्ती पे भी बहुत मोहतात तरीके से क्रॉस कर रहा है। क्यों? वही आदमी है, मुश्किल से 5 मिनट का फर्क हुआ है, वही आदमी है, वही मुल्क है, वही हालात है। होता यह है जिसको आप कहें ट्रेडिशनली आजकल की दुनिया में कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इमरानी मुआहिदा जो होता है कि आपकी शहरियों की और अपने स्टेट, अपने रियासत से जो एक एग्रीमेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स की चोरी दुनिया में सबसे ज्यादा के करीब है, लेकिन चैरिटी भी वही लोग सबसे ज्यादा देते हैं। उनका उनका ख्याल ये है कि हम हुकूमत को देंगे, जाया हो जाएगा। वही पैसे मुड़ के बल्कि उससे ज्यादा पैसे वो खैरात, सदकात, ज़कात में दे देंगे। सो ट्रू। ये क्यों हो बिल्कुल रहा सही। है? आखिरी बात ये, मेरा एक कुलीग था ईरानी,
उसने मुझे एक दिन एक बड़ी मजेदार बात की, कहते देखो, और आपके यहाँ अमेरिका में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक चीज है और सिविलाइजेशन दूसरी चीज होती है। कहता है यहाँ पे जो लॉस एंजलिस में राइट्स हुए थे रॉडनी किंग वाले मामले के बाद, या बिजली 9/11 सॉरी Y2K वाले मामले में, डर ये था कि यार Y2K में अगर एटीएम्स बंद हो गए, लाइटें नहीं हुई तो दंगा हो जाएगा। कहता है मैं एक जमाने में एक ऐसे मुल्क में रहा जहां 3 महीने तक कोई हुकूमत ही नहीं थी। ईरान, जब शाह ऑफ ईरान चले गए थे और उनके यहाँ इनकलाब आया था, तो 3 महीने तक कोई फाल हुकूमत थी ही नहीं उस मुल्क में। लेकिन उसने कहा एक रायट नहीं हुआ, एक जगह दंगा नहीं हुआ, कोई लूटमार नहीं हुई। इसको कहते हैं सिविलाइजेशन। तो ये एक लेयर सिविलाइजेशन का है, लेकिन दूसरे लेयर ये भी है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कि आपकी सोसाइटी, आपकी हुकूमत आपके लिए क्या कर रही है, और उसी में उसमें फिर आपको ये पता होता है कि अगर मैं यहाँ पे लाल बत्ती पे रुकूंगा या हरी बत्ती पे भी मोहतात तरीके से जाऊंगा तो मेरा आगे फायदा ही है, ट्रैफिक सही चलती रहेगी। और अगर आपको यकीन है कि ये ट्रैफिक गलत है तो फिर आप कहेंगे भाई मुझे तो निकलना है। और दूसरी बात एक तो ये कि मेरा फायदा क्या है, ऊपर से नुकसान है कि नहीं। और फिर उसको, मतलब उस टैक्सी वाले को ये भी पता था कि पिंडी में मैं रिश्वत दे के छूट जाऊंगा, इस्लामाबाद में मेरा जब टुल्ला रोकेगा ना मुझे, इस्लामाबाद वाला टुल्ला, तो वो नहीं उसको मैं छोड़ेगा। रिश्वत नहीं दे पाऊंगा, राइट? वो छोड़ेगा नहीं। उसमें कंडीशनिंग भी वाली बाकी बात है, कंडीशनिंग। नहीं, कंडीशनिंग, और उसमें दूसरी चीज भी आती है, टुल्लों का भी वो है। मैं ये लोग पूछते हैं कि यार अगर आपको पाकिस्तान को हल करना है, एक चीज आप क्या बदलेंगे ना, हर कोई कहता है एजुकेशन एजुकेशन। मैं कहता हूँ नहीं, पहली चीज आपको ये करनी है कि कुछ आपके शोबे हैं, पुलिस, फौज, ब्यूरोक्रेसी, सरकारी वकील, जजेस, टीचर्स, इन लोगों की तनख्वाहें आप लिविंग वेज कर दें, इनको आप सफेद पोश तनख्वाहें देना शुरू कर दें, इतनी तनख्वाह दे दें कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सके, अच्छे स्कूल में भेज सके। आपका मुल्क जो है 6 महीने साल के अंदर फिक्स हो जाएगा। जब सर इमरान मैं खान साहब ये कहते थे बहुत अच्छी कि बात। मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं उन चंद लोगों में से हूं, मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन उनके सपोर्टर से ज्यादा मैं ये कहता था हाँ, जो ये बंदा बात कह रहा है कि 90 दिन में करप्शन खत्म की जा सकती है, की जा सकती है। लेकिन अगर आपने वे ये ये है, तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, काम नहीं किया, तो वो जो आप सोल्यूशन लाएंगे ना, वो सिर्फ 2 हफ्ते चलेगा। पूछिए 2 हफ्ते क्यों? लॉन्ग टर्म नहीं हो। नहीं, 2 हफ्ते इसलिए सही चलेगा क्योंकि आदमी बगैर ढंग के खाने के 2 हफ्ते जिंदा रह सकता है। उसके बाद जब उसके बच्चे बिलकेंगे ना पुलिस वाले के, तो वो फिर रिश्वत लेना शुरू कर देगा। सिंपल सी बात है ये। और ये मैं उन लोगों को कह रही हूँ जो हमारी पुलिस, आपको पता है कराची में तो नेटिव पुलिस भी नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ठीक है ना। हम में से कुछ लोगों के वालिदैन जो हैं वो पब्लिक सर्विस में रहे हैं। अब यूनिफॉर्म पब्लिक सर्विस हो या नॉन यूनिफॉर्म पब्लिक सर्विस हो, पब्लिक सर्विस है। और उन पब्लिक सर्वेंट्स को अगर आप चाहें तो मतलब पीछे तक चले जाएं। और ये बात ऐसी नहीं है कि हमारी सिविलाइजेशन या हमारे अपने आबा व अजदाद और हमारे अपने तारीख और दीन ने ये नहीं कहा है। आप वो कहते हैं ना, मौला अली का आप खत उठा ले मलिक अशतर को, कि जब उन्होंने एक गवर्नर अपॉइंट किया मिस्र में, तो उसको जो इंस्ट्रक्शंस दी उसमें ये सब लिखा हुआ है कि यार अपने तुम अच्छे लोगों को लाओ जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, और उनको इतनी तनख्वाह दो कि वो इज्जत से जी सके। क्योंकि अगर तुम कम तनख्वाह दोगे तो सिर्फ वो लोग आएंगे जो इतने बुरे हैं कि आपकी रियासत को नुकसान होगा। ये बात उस वक्त कह दी गई थी। हम अपना बड़ा इस्लाम 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 करते फिरते हैं। भैया अभी आप कहें मैं शेल्फ से उठा के वो किताब आपको वो खत पूरा सुनवा दूं। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो, और कहने की बात ये, नौ आबादियाती निजाम का आपने बात की, कॉलोनियल सिस्टम की, नियो कॉलोनियल सिस्टम की, ये गोरा जानबूझ के करके गया था। स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया था कम तनख्वाह देके पुलिस को जालिम रख के, क्योंकि उनको पता था कि 30 करोड़ का एक मुल्क था हिंदुस्तान या ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, उनको सिर्फ 3000 गोरों से उनको चलाना था। तो उनको बीच में एक क्लास चाहिए थी जो जुल्म करके जबरन नेटिव्स को दबा के रखे। तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया कि पुलिस को पैसे कम दो, भूखा नंगा रखो, तो वो हमारे लिए खुद ही जुल्म करके रखेंगे, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अब 3 पुश्तों बाद
जिन लोगों को उन्होंने बिठाया था वही खानदान पुश्त दर पुश्त, और जो तनज़्ज़ुली की आप बात करते हैं वो तनज़्ज़ुली से तनज़्ज़ुली दर तनज़्ज़ुली पे आ गए। अब जब तक हम वो सिस्टम चेंज बुनियादी तौर पे नहीं शुरू करेंगे, और अच्छी बात ये है कि जैसे पुलिस की मैं बात कर रहा हूँ, केपीके में पीटीआई ने ये काम किया है, मानने वाली बात है। केपीके के जो हमारे भाई बहन है वो बताते हैं कि केपीके की पुलिस अब बहुत बेहतर हो गई है। तो सबात पे क्या करें? क्या ख़ुमैनी जैसे इनकलाब आ जाए, क्या करें फिर? यार देखें, इनकलाब आता है तो फिर बहुत, जिसको कहते हैं ना, बदमज़गी होती है, गंदगी होती है। और होता ही है। मैं 15-20 साल से कह रहा हूँ, लोग कहते हैं यार पाकिस्तान की सियासत समझाओ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में 2 चीजें हो रही हैं। सिस्टम अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता संभालने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अवाम के जज्बात का जो प्रेशर कुकर है ना, उसमें प्रेशर बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि सिस्टम पहले अपने आप को फिक्स करता है या प्रेशर कुकर फटता पहले। और अगर वो फट गया तो फिर जिसको कहते हैं ना इनकलाब, जिसको कहते हैं, वो इट इज नॉट ए क्लीन प्रोसेस, फिर गंद होगी। आप देख लें ईरान में क्या हुआ। ठीक है जी, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी एग्जांपल, आखिरी बात वो ये है कि अगर आपको समझना है पाकिस्तान को, तो रूस में जो रेवोल्यूशन से पहले के हालात थे ना, जिसको डॉक्यूमेंट शेखोव ने किया है, दोस्टोयेव्स्की ने किया है, उन लोगों ने किया है, उसको आप बैठ के पढ़िए, आपको लगेगा कि आज के पाकिस्तान की बात हो रही है। कि कुछ लोग बहुत ही अमीर हैं और बहुत ही अच्छे हालात में, और जो गरीब आदमी है उसके अंदर एक माहौल बना हुआ है। मैं तो अपने जो कहते हैं सुर्खे दोस्तों से पूछता हूँ, भाई यहाँ तो सारे हालात हैं, तुम अभी तक अजीब, तुम यार बी ग्रेड कहते हैं ना, बी कैटेगरी के सी ग्रेड सुर्खे हो यार, तुम अभी तक यहाँ पे इनकलाब ही नहीं ला पाए हो, मसला क्या है तुम्हारे साथ? उनका फिर जवाब दूसरा होता है, वो छोड़ दें, लेकिन हालात तो ये है ना। सर ये बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही। दिल नहीं चाह रहा था कि शो खत्म करने का। मैं एक अपनी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि मैं एक दरवेश आदमी हूँ, मैं बड़ा हंसमुख आदमी हूँ और मैं हर एक से बड़ी इंकिसारी सुनता हूँ। एक दफा एक डॉक्यूमेंट्री की मैं शूटिंग कर रहा था कराची जाके, और वो वॉर एंड टेरर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री थी, मेरी अपनी डॉक्यूमेंट्री थी, बल्कि यूट्यूब पे आप देख भी सकते हैं। तो पुरानी हो गई है, लेकिन उस वक्त वो जमाना था मई की तपती गर्मी, और शूटिंग करनी थी कि एक बस में मुझे चढ़ना था, जो पब्लिक बसेस होती है ना, वो बेडफोर्ड की पुरानी पब्लिक बसेस, और उसमें मैंने ड्राइवर के साथ बैठना था, बिल्कुल इंजन के ऊपर। तो मुश्किल से मैं बैठा था उस इंजन के बिल्कुल आगे का, जिधर खवातीन बैठती है ना, उस एरिया में शूट करना था। मुश्किल से कोई 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट की वो शूट होगी। उसके बाद मैं वहां से निकला था ना, मैं इतना बदमिजाज आदमी हो गया था, दिल चाहा हर एक से लड़ना झगड़ना शुरू कर दूं। तो सर तबीयत में एक बेडफोर्ड बन आ गया था, ये बताइए। तबीयत में बिल्कुल हॉर्न बजना शुरू हो गए थे। और वो शूटिंग भी सदर में थी, यानी कि सदर की एम्प्रेस मार्केट से मुझे निकल के शायद थोड़ा सा आगे तक जाना था, 5-10 मिनट बस रोड तक, और वो गर्मी और वो इंजन की गर्मी, और उसके बाद आप सोच लें क्या शुरू हुआ होगा। फराज एक लाइन और ऐड कर लें कि जो भी लोग ओल्ड सिटी या इस तरह की पुरानी गोल मार्केट और सदर मार्केट में काम करते हैं, उनके इतने हाई डेसिबल सुनते हैं, उनकी हेयरिंग इतनी ज्यादा इफेक्ट हो चुकी होती है कि आपसे नॉर्मल भी बात करेंगे वो लोग। और फराज कैसे आप खैरियत से? जिसे बाहर से नहीं कॉल आई हुई होती उस तरह, तो बिल्कुल समझ गया आधे बहर हो चुके हैं। बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स अली भाई, ओवर टू यू, लास्ट 30 सेकंड, उसके बाद शो खत्म। यार मैं जो है कुछ सोच नहीं रहा था, लेकिन मैं कम से कम कराची के बारे में एक बात जो है जो मेरे जहन में है। कराची जो है तमाम तर हालात के बावजूद एक ऐसा शहर है जो गरीब परवर है, कि जहां पर आप जाएं तो आपको रोजगार मिल जाएगा। और इसी वजह से कराची की तरफ आबादी का इनखला है कि कहीं सैलाब आए तो लोग कराची आते हैं, कहीं पर ड्रोन का हमला हो रहा हो तो कराची आते हैं। तो हमें ये तब्दीली, इस तरह की तब्दीली की जरूरत है कि बजाय इस किस्म की चीजें कि जहां पर टूटा फूटा ही सही किसी किस्म का एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो शहरों में मौजूद है, उसके बजाय ऐसे मौके जो है पूरे मुल्क के अंदर मौजूद हों, तो शायद इस तरह से आबादी का दबाव शहरों की तरफ। ठीक है ख़वातीन हज़रात, आपने अगर हमारे शो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो प्लीज शेयर कीजिए और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। फराज, दरवेश, शारिक महमूद, हम पूरी जो हमारी टीम है उनको इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले प्लीज हमें अपने कमेंट्स आ रहा, और मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स पढ़े जाएं शो पे। हम लोग लाइव जो है आपके जो कमेंट्स है उसको पढ़ के सुनाएं और आपके सवालात लें, लेकिन जरूरी है कि आप भी हमारा फेवर कीजिए और शो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शारिक भाई, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम यू। बस यही कराची का रोना हमारा चलता रहेगा। हर सैटरडे को जरूर देखिए और हमें बताइए कि आप लोग स्पेशली कोई टॉपिक अगर सुनना चाहते हैं या कोई खास किसी साइट पे, वरना हम जनरलाइज कराची और
इन जनरल मिनी पाकिस्तान करके पाकिस्तान बारे में बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये कराची शो मतलब सिर्फ कराची स्पेसिफिक शो नहीं है, हमने लाहौर के आर्ट्स, कल्चर, पेशावर, कोयटा हर चीज़ पे बात करनी है, बल्कि हम कर भी चुके हैं। कचरे में भी बात पाकिस्तान की कच्ची पे भी बात कर चुके हैं, कचरे पे भी बात करते हैं। आज भी हमने लाहौर पे बात की, तो अब अगले कुछ दिनों में हम ऐसे बल्कि पूरा शो ही जो है पाकिस्तान के दूसरे इलाकों के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। शारिक भाई से। चलें जी, ज़रा अभी खत्म हो जाए इसको। एंड